गुड मॉर्निंग एंड वेलकम बैक टू माय क्लास। आज की क्लास में हम मौद्रिक जीडीपी, वास्तविक जीडीपी, जीडीपी अपस्फायक और हरित जीडीपी के बारे में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले जीडीपी क्या होती है। जीडीपी किसी भी लेखा वर्ष में किसी एक क्षेत्र में एक देश की आर्थिक सीमा के अंदर जितनी भी वस्तुओं और सेवाओं का उत्पादन किया जाता है उनके मूल्य का कुल जोड़ देश का सकल घरेलू उत्पाद, जिसे हम ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट या जीडीपी कहते हैं। किसी भी देश के लिए जीडीपी का माप करना, जीडीपी एस्टिमेट करना बहुत इंपॉर्टेंट होता है। क्यों? क्योंकि इससे हमें पता चलता है कि वो देश की अर्थव्यवस्था कितनी स्ट्रांग है, कितनी बड़ी अर्थव्यवस्था है उस राष्ट्र की। और इससे हम अंतरराष्ट्रीय कंपैरिजन भी करते हैं कि कौन सा देश अधिक शक्तिशाली है और कौन सा कम शक्तिशाली है। जैसे हम अगर वैश्विक स्तर पर कहेंगे तो यूएस सबसे शक्तिशाली देश माना जाता है। क्यों माना जाता है? क्योंकि उसकी जीडीपी का साइज बहुत बड़ा है। 2019 में यूएस का जो जीडीपी था वो था 21.4 ट्रिलियन यूएस डॉलर, जो एक बहुत बड़ा अमाउंट है। उसी तरीके से चाइना भी एक बड़ा देश माना जाता है, क्योंकि चाइना की इकोनॉमी भी बहुत स्ट्रांग है। उसकी जीडीपी थी 14.1 ट्रिलियन यूएस डॉलर 2019 में। तीसरे नंबर पर जापान है 5.2 ट्रिलियन यूएस डॉलर पर, और फोर्थ नंबर पर जर्मनी था 3.9 ट्रिलियन यूएस डॉलर। और हम भारत पांचवें नंबर पर हैं 2.9 ट्रिलियन यूएस डॉलर पर। तो हमारी जो 2019 में हमारी जो अर्थव्यवस्था थी वो 2.9 ट्रिलियन यूएस डॉलर थी। हालांकि हमारा लक्ष्य है कि हम ये अमाउंट 5 पर पहुंचेंगे। दैट मीन्स 2.9 से हमें 5 ट्रिलियन की इकोनॉमी तक पहुंचना है। तो इसीलिए किसी भी देश की जीडीपी का माप करना बहुत आवश्यक होता है। यदि किसी देश की जीडीपी बढ़ रही है तो इसका अर्थ होता है कि वहां पे जो सामाजिक सूचक हैं उनमें भी इम्प्रूवमेंट हो रहा है, सुधार हो रहा है। सामाजिक सूचक जैसे वहां पे गरीबी कम हो रही है, वहां पे जो लिटरेसी रेट है, साक्षरता दर है, वो बढ़ रही है, लोगों की जीवन शैली बढ़ रही है, बेरोजगारी कम हो रही है। तो इसीलिए किसी भी देश के लिए अपनी जीडीपी की माप करना भी इम्पोर्टेंट होता है। साथ साथ ये भी ध्यान रखना होता है कि जीडीपी में निरंतर सुधार होता रहे, निरंतर वो बढ़ती रहे। बढ़ती जीडीपी से देश की आर्थिक स्थिति में सुधार होता है। तो इसीलिए हम जीडीपी का माप करते हैं, और जीडीपी के माप में सबसे इम्पोर्टेंट है कि हम कैसे मेजर करते हैं। भारत में जीडीपी का मेजरमेंट कैसे किया जाता है? तो सबसे पहले हर देश के पास अपनी एक स्टैटिस्टिकल ऑर्गेनाइजेशन होती है, एक सांख्यिकी संस्था होती है जो सर्वे करती है और जीडीपी की गणना करती है। लेकिन सभी देश सिस्टम ऑफ नेशनल अकाउंट्स SNA 1993 को फॉलो करते हैं, जिससे IMF दैट इज अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष, इसको हम बोलते हैं SNA 93। ये इश्यू किया है, ये पब्लिश किया था IMF ने, अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष ने। SNA सिस्टम ऑफ नेशनल अकाउंट्स, इसे बहुत सारे अंतरराष्ट्रीय संगठनों के प्रतिनिधियों ने मिलकर बनाया था, जिसमें IMF के प्रतिनिधि थे, वर्ल्ड बैंक के प्रतिनिधि थे, इसके अलावा और भी अंतरराष्ट्रीय संस्थाएं थी, उनके प्रतिनिधि इसमें काम कर रहे थे। उन्होंने कुछ दिशा निर्देश बनाए हैं और सभी राष्ट्र उन दिशा निर्देशों को फॉलो करते हैं। इसके लिए आवश्यक क्यों है देशों के लिए इस दिशा निर्देश को फॉलो करना? क्योंकि जिससे अंतरराष्ट्रीय स्तर पर एक यूनिफॉर्मिटी बनी रहे, एक समानता बनी रहे सभी देशों के जीडीपी के आकलन में, जिससे उनके बीच में एक तुलना करना आसान हो। तो जैसे अभी हमने तुलना की कि यूएस फर्स्ट रैंक पे है, भारत 5th रैंक पे है। कैसे की? हमने वहां की जीडीपी की तुलना की। क्यों? क्योंकि सभी देश इस SNA 93 के जो गाइडलाइंस है, दिशा निर्देश है, उनको फॉलो करते हैं। अब हम देखते हैं कि भारत में कैसे
राष्ट्रीय आय या जीडीपी का आकलन किया जाता है। तो भारत में एक संस्था है एनएसओ। एनएसओ का अर्थ है नेशनल स्टैटिस्टिकल ऑफिस। इसका फुल फॉर्म है, मैं लिख भी देती हूं, नेशनल स्टैटिस्टिकल ऑफिस। ये पिछले साल से ही एग्जिस्टेंस में आई है। एनएसओ का काम है जीडीपी से रिलेटेड, एनएसओ हमारे देश में एनएसओ जो है इस समय जीडीपी से रिलेटेड डेटा को पब्लिश करती है, उसको कलेक्ट करती है और पब्लिश करती है। पहले एनएस ये काम करता था सीएसओ, सेंट्रल स्टैटिस्टिक्स ऑफिस। पहले दो संस्थाएं थी, एक एनएसएसओ नेशनल सैंपल सर्वे ऑर्गेनाइजेशन, इसका काम था बहुत लार्ज स्केल पर सर्वे करना और उसके बाद डेटा कलेक्ट करना। लार्ज इसका काम था हाउस होल्ड कंजम्पशन, जैसे परिवार कितना उपभोग कर रहे हैं उससे रिलेटेड डेटा कलेक्ट करना, बेरोजगारी से रिलेटेड डेटा कलेक्ट करना, रोजगार से रिलेटेड, गरीबी से रिलेटेड, ये बहुत सारी चीजें हैं जिनसे रिलेटेड डेटा को कलेक्शन का काम एनएसएसओ का था, नेशनल सैंपल सर्वे ऑर्गेनाइजेशन। और सीएसओ का काम था जीडीपी की गणना करना, इसके अलावा इन्फ्लेशन, इन्फ्लेशन मतलब मुद्रास्फीति, महंगाई बढ़ना, ये काम डब्ल्यूपीआई, होलसेल प्राइस इंडेक्स, सीपीआई, ये सारी चीजें महंगाई की दर की गणना के लिए होती है, ये काम सीएसओ करता था। पिछले वर्ष हमारी सरकार ने इन दोनों ऑर्गेनाइजेशंस को जोड़ दिया और नेशनल स्टैटिस्टिक्स ऑफिस नाम की एक नई संस्था बन गई। ये दोनों मर्ज हो गए। अब एनएसएसओ जीडीपी को की कैलकुलेशन करता है। तो एनएसओ का काम क्या है, एनएसओ का काम क्या है, वो विभिन्न राज्य स्तर की और यूनियन यानी कि केंद्र स्तर की बहुत सारी संस्थाओं और एजेंसीज के साथ मिलकर काम करता है, उनसे डेटा कलेक्ट करता है, उन डेटा को एकत्रित करने के बाद उनको संगठित करता है, फिर जीडीपी का आकलन करके उस जीडीपी की डेटा को पब्लिश करता है। ये डिपार्टमेंट है मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन, MOSPI। ये एक मंत्रालय है, इस मंत्रालय के अंदर एनएसओ नाम का विभाग है। तो ये काम कौन से मिनिस्ट्री करती है, मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन। तो इस तरीके से हमारे देश में जीडीपी का आकलन एनएसएसओ के द्वारा किया जाता है। भारत में जो जीडीपी का डेटा कलेक्ट होता है, जीडीपी का डेटा पब्लिश किया जाता है एनएसओ के द्वारा, वो दो तरीके का जीडीपी डेटा पब्लिश होता है। एक होता है जीवीए एट बेसिक प्राइस और दूसरा है जीडीपी एट मार्केट प्राइस। जीवीए एट बेसिक प्राइस हम सप्लाई साइड या फिर हम कहेंगे पूर्ति के आधार पर हम इसको करते हैं। इसके अंतर्गत विभिन्न उत्पादकों के द्वारा कितना उत्पादन किया गया है, कितनी मूल्य वृद्धि की गई है, उसे हम कैलकुलेट करते हैं। तो इसे हम सप्लाई साइड का डेटा कलेक्ट करता है। अब कहां से कलेक्ट करता है, प्रोड्यूसर्स या उत्पादक, उत्पादकों के पॉइंट ऑफ व्यू से जीवी एट बेसिक प्राइस कलेक्ट किया जाता है। तो इसका अर्थ है यहाँ पर विभिन्न फर्मों के द्वारा उत्पादन के प्रत्येक स्तर पर जितनी मूल्य वृद्धि की गई है उसकी वैल्यू को हम टोटल करते हैं। जीडीपी एट मार्केट प्राइस डिमांड साइड से किया जाता है, दैट इज मांग, डिमांड मतलब मांग, मांग के आधार पर किया जाता है। और ये किसके पॉइंट ऑफ व्यू से होता है, उपभोक्ता। इसमें हमने जो एक्सपेंडिचर मेथड में जो चारों चीजें पढ़ी थी पहले,
वो सारी चीजें इसमें इंक्लूड होंगी, जैसे निजी अंतिम उपभोग व्यय, सरकारी अंतिम उपभोग व्यय, सकल घरेलू पूंजी निर्माण और शुद्ध निर्यात। ये 4 चीजें अगर हम जोड़ देंगे तो जीडीपी एट मार्केट प्राइस होता है, जिसे हम उपभोक्ता के पॉइंट ऑफ व्यू से एनएसओ कैलकुलेट करता है। आपने यहाँ पे देखा होगा ये जीवीए एट बेसिक प्राइस है। हमने क्या पढ़ा हुआ है? जीवीए एट फैक्टर कॉस्ट एंड मार्केट प्राइस, हमने 2 चीजें पढ़ी हैं। लेकिन यहाँ पे बेसिक प्राइस का डेटा जनवरी 2015 से हमारी सरकार जो है जो पब्लिश कर रही है जीवीए के डेटा, वो बेसिक प्राइस पर करी। जनवरी 15 से पहले 2015 से पहले जीवीए एट एफसी दैट इज फैक्टर कॉस्ट पे निकाला जाता था ये डेटा, अब बेसिक प्राइस पर होता है। तो बेसिक प्राइस का हम फॉर्मूला एक शॉर्ट में देख लेते हैं आपके अंडरस्टैंडिंग के लिए कि होता क्या है। तो जीवीए एट बेसिक प्राइस इज इक्वल टू जीवीए एट फैक्टर कॉस्ट, जो हमने फैक्टर कॉस्ट वाला जीवीए पढ़ा था ये वो, प्लस प्रोडक्शन टैक्स माइनस प्रोडक्शन सब्सिडी। इसको मैंने इंग्लिश में ही लिखा है। इसके प्रोडक्शन टैक्स को हम कह सकते हैं उत्पादन कर, और ये है उत्पादन सहायकी। और दिस इज जीवीएएफसी। इसमें उत्पादन कर जो हमने पहले पढ़ा था वो उत्पाद कर पढ़ा था, दैट इज एनआईटी जो आपने पढ़ा हुआ है वो उत्पाद कर पढ़ा हुआ है, ये उत्पादन कर है। उत्पादन कर जो है ये वस्तु और सेवाओं के क्वांटिटी से स्वतंत्र होता है। जैसे हमने जो एनआईटी पढ़ा था अप्रत्यक्ष कर पढ़ा था, और दूसरा हमने सहायकी पढ़ा था। अप्रत्यक्ष कर किस पर लगाया जाता है? गुड्स एंड सर्विसेज या वस्तुओं और सेवाओं पर लगाया जाता है। लेकिन जो उत्पादन कर होता है ये वस्तु सेवा पर नहीं लगता बल्कि उत्पादक पर लगता है। जैसे सपोज कीजिए उत्पादक ने एक फर्म का रजिस्ट्रेशन कराया है, तो रजिस्ट्रेशन कराने के लिए फीस दी गवर्नमेंट को, वो रजिस्ट्रेशन फी उत्पादन कर हो गया। या उत्पादक ने एक नया प्रोडक्ट का लाइसेंस लिया है, वो लाइसेंस फी दी है। वो चाहे उत्पादन 0 करे, चाहे 100 यूनिट्स करे, चाहे 1000 यूनिट्स करे, ये उत्पादन कर उसको देना ही है। जबकि उत्पादन अप्रत्यक्ष कर कब लगेगा? जब उत्पादन होगा। अगर 0 आउटपुट है तो इसका मतलब अप्रत्यक्ष कर भी 0 होगा, जीएसटी 0 होगी, लेकिन फिर भी जमीन की रजिस्ट्रेशन का फीस लगेगी ही लगेगी, स्टैंप ड्यूटी लगेगी ही लगेगी। उसी तरीके से उत्पादन पर सहायकी भी दी जाती है। जैसे इनपुट जो किसान होते हैं उन्हें खाद आदि पर जो सहायकी दी जाती है, दैट या बीज खरीदने पे सहायकी दी जाती है, या जो भी उनके आगत होते हैं, इनपुट्स होते हैं, उन पर सहायकी दी जाए, वो उत्पादन सहायकी होती है। ये उत्पादन की मात्रा पे आवश्यक नहीं है। ये नहीं होगा कि 1 किलो गेहूं उगाया है तो उस 1 किलो पर इतना % सहायकी, नहीं। आप चाहे उत्पादन करें चाहे ना करें, ये सहायकी तो आपको मिल गई है। उसी तरीके से जो छोटी इंडस्ट्रीज होती हैं, सूक्ष्म इंटरप्राइजेज होती हैं, माइक्रो एंड स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज, उनको भी इस तरह की सहायकी दी जाती है। और लार्ज कॉरपोरेशंस को भी बहुत सारी सहायकी इस तरह की दी जाती है, जिसके तो ये सारी चीजें उत्पादन की मात्रा से फ्री होती है। तो सिंपल भाषा में जीवीए एट बेसिक प्राइस, जिस पर हमारा डेटा रिलीज किया जाता है, तो जीवीए एट बेसिक प्राइस का फॉर्मूला है जीवीएफसी प्लस प्रोडक्शन टैक्स माइनस प्रोडक्शन सब्सिडी। हम नेक्स्ट स्लाइड में देखते हैं कि आपका डेटा इस तरीके से किस तरीके से हमारे यहाँ ये डेटा रिलीज किया जाता है। जैसा कि आप इस स्लाइड में देख सकते हैं,
एनएसओ दैट इज नेशनल स्टैटिस्टिकल ऑर्गेनाइजेशन ने जीडीपी से रिलेटेड 4 डेटा पब्लिश किए हैं। पहले दो जीडीपी एट करेंट मार्केट प्राइस और जीडीपी एट कांस्टेंट मार्केट प्राइस डिमांड पक्ष के या फिर मांग पक्ष के आधार पर किया है, जिसमें लोगों के द्वारा किए गए व्यय को जोड़ के दैट इज निजी अंतिम उपभोग व्यय, सरकारी अंतिम उपभोग व्यय, सकल घरेलू पूंजी निर्माण और शुद्ध निर्यात को जोड़ के ज्ञात किया गया है। इसमें दो चीजें आप देख रहे हैं, एक करंट मार्केट प्राइस, दूसरा है कांस्टेंट मार्केट प्राइस। करंट मार्केट प्राइस और कांस्टेंट मार्केट प्राइस हम आगे डिस्कस करेंगे। इसी के आधार पर वास्तविक जीडीपी और मौद्रिक जीडीपी निकाला जाता है। फिर भी करंट मार्केट प्राइस होता है जब जिस वर्ष का जीडीपी कैलकुलेट कर रहे हैं उसी वर्ष की कीमतों को हम आधार मानते हैं। कांस्टेंट मार्केट प्राइस का अर्थ है कि हम आधार वर्षों की कीमत के आधार पर चालू वर्ष की मात्रा की गणना करते हैं। दूसरी ओर यहाँ पे थर्ड आप देख रहे हैं जीवी एट करंट बेसिक प्राइस है और जीवी एट कांस्टेंट बेसिक प्राइस है। ये पूर्ति पक्ष की तरफ से लिया गया है, जिसका अर्थ है कि उत्पादकों के द्वारा जो मूल्य वृद्धि की गई है उसके आधार पर इस डेटा का कैलकुलेशन किया गया है। अब इन दोनों में ही जीवी और जीडीपी में जिसका मूल्य अधिक होगा, ग्रोथ रेट जिसकी अधिक होगी, जिसकी ग्रोथ रेट की वैल्यू अधिक होगी, उसे ही हम जीडीपी का करेक्ट वैल्यू मानते हैं ग्रोथ रेट का। तो जीडीपी और जीवीए में देखिए यहाँ पर ग्रोथ रेट जीडीपी की है 5% और जीवीए की है 4.9%। तो इसलिए हम 5% को सही मानते हैं। उस समय ये डेटा हमारे इकोनॉमिक सर्वे में रिलीज किया गया था, जब दैट इज ऑन 31 जनवरी को, जिस समय हमारा बजट नेक्स्ट डे हमारा बजट प्रेजेंट होना था, उससे एक दिन पहले इसको रिलीज किया गया था। अभी 29 मई को इस डेटा को रिवाइज, ये हम नेक्स्ट स्लाइड में देख रहे हैं, ये 29 मई 2020 को एनएसओ ने प्रेस रिलीज में ये नया डेटा रिलीज किया है, जिसमें उन्होंने ग्रोथ रेट को रिवाइज करके उसे पहले से कम कर दिया। पिछले स्लाइड में हमने देखा था ग्रोथ रेट 5% थी, लेकिन अब यहाँ पे ग्रोथ रेट घटकर 4.2% हो गई है। तो 2019-20 में ग्रोथ रेट, जीडीपी की ग्रोथ रेट 4.2% है। ये दोनों ही विधियों में इन्होंने यहाँ पे देखिए डेटा सेम है, दैट इज जीवी एट बेसिक प्राइस से जो हमने जीडीपी कैलकुलेट किया है वो भी 4.2% है, और फाइनल एक्सपेंडिचर मेथड से भी जो जीडीपी कैलकुलेट किया है, जो 13th वैल्यू है, वो भी 4.2% है। हमारे देश में जीडीपी की गणना दो विधियों से की जाती है। पहली विधि है ग्रॉस वैल्यू एडिशन, जो बेसिक प्राइस पर किया जाता है। इसमें उत्पादकों के द्वारा प्रत्येक स्तर पर की गई मूल्य वृद्धि को ज्ञात करते हैं और उसके आधार पर जीडीपी की गणना करते हैं। इसके लिए अर्थव्यवस्था को 8 सेक्टर्स में, 8 क्षेत्रकों में विभाजित किया गया है, जैसे एग्रीकल्चर, फॉरेस्ट्री और फिशिंग, माइनिंग एंड क्वेरिंग, ये दोनों हमारे प्राथमिक क्षेत्र हैं। फिर मैन्युफैक्चरिंग या विनिर्माण क्षेत्र, बिजली, गैस और जल आपूर्ति, कंस्ट्रक्शन या निर्माण, ये द्वितीय क्षेत्र में आते हैं। इसके पश्चात ट्रेड यानी कि व्यापार, होटल, परिवहन, संचार, फाइनेंस, बीमा, रियल एस्टेट यानी कि घर और जमीन की बिक्री आदि, और बिजनेस सर्विसेज तथा कम्युनिटी सोशल एंड पर्सनल सर्विसेज। कम्युनिटी सोशल सर्विसेज में सरकार के द्वारा समाज को दी गई सर्विसेज, जैसे पुलिसिंग की सर्विस है, पुलिस सेवा हमें दी जाती है, या सरकार के द्वारा हेल्थ एजुकेशन की सेवा दी जाती है, स्वास्थ्य सेवाएं दी जाती हैं, शिक्षा संबंधी सेवाएं दी जाती हैं, ये सारी इसमें इंक्लूड होती हैं। तो ये सारी, ये 8 सेक्टर्स में कितना उत्पादन हुआ है, कितना चेंज हुआ है, उसके आधार पर ग्रॉस वैल्यू एडिशन बेसिक प्राइस पर ज्ञात किया जाता है। ये आप स्लाइड देखिए, इसमें सरकार के द्वारा विभिन्न दिखाया गया है कि विभिन्न क्षेत्रकों में के द्वारा हमारी अर्थव्यवस्था में कितना योगदान दिया जा रहा है, या जीडीपी में कितना योगदान
दिया जा रहा है। लास्ट कॉलम में देखिए H1 लिखा हुआ है, H1 2019-20, इसका अर्थ है वर्ष 2019-20 जो हमारे अकाउंटिंग ईयर है उसका फर्स्ट हाफ, जिस समय ये पब्लिश किया गया है उस समय फर्स्ट हाफ का ही डेटा हमारे पास अवेलेबल था। फर्स्ट हाफ का अर्थ है दैट इज अप्रैल 2019 से लेके सितंबर 2019 तक। इसमें सबसे अधिक जीडीपी में योगदान दिया जा रहा है सर्विस या सेवा क्षेत्र के द्वारा, जिसे लाइट ग्रीन कलर से दिखाया गया है, जो 57.8% है। दूसरे नंबर पर इंडस्ट्रीज है, दैट इज इंडस्ट्री के द्वारा दिया गया योगदान 28.3% है, तथा जीडीपी में एग्रीकल्चर, फॉरेस्ट्री एंड फिशिंग का योगदान 13.9 है। इसका महत्व क्या है, क्यों हमने इसको डिफरेंट सेक्टर्स में डिवाइड किया है, उसके बाद देखा कि हाँ हर सेक्टर का कितना योगदान है। इससे ये पता चलता है कि हमारे पास कहाँ पे इतना स्कोप है कि हम कहाँ पे अपनी जो सरकार के द्वारा, सरकार को किन क्षेत्रों में ज्यादा ध्यान देना चाहिए जिससे जीडीपी की ग्रोथ रेट बढ़ सके। यहाँ पे इंडस्ट्रियल सेक्टर में दिख रहा है कि 28.3% ही योगदान किया जा रहा है जीडीपी में। तो इसका मतलब हम इंडस्ट्रियल सेक्टर में अगर थोड़ा सा और कोशिश करें, सरकार उसमें थोड़ा सा और स्टिमुलस क्रिएट करे, तो ऐसी स्थिति में इंडस्ट्रियल क्षेत्र के उत्पादन में वृद्धि की जा सकती है और इसके आधार पर जीडीपी में भी बहुत विशाल वृद्धि होना संभव है। अब इस स्लाइड में भी देखिए, यहाँ भी दिखाया गया है जीवी एट बेसिक प्राइस 4.9% और जीडीपी एट मार्केट प्राइस 5%। ये जो जनवरी का डेटा है जो हम आपको पहले दिखाया था ये सेम है, लेकिन इसमें देखिए सेक्टोरल डिवीजन भी अब दिखाया गया है, जैसे एग्रीकल्चर एंड एलाइड सेक्टर में कितना विकास हुआ, कितनी ग्रोथ हुई। यहाँ पे ग्रोथ हुई है 2.8%, इंडस्ट्री में कितनी ग्रोथ हुई 2.5%, सर्विस सेक्टर में ग्रोथ हुई है 6.9%। तो इसका अर्थ क्या है, प्राथमिक क्षेत्र में ग्रोथ बहुत कम है 2.8, द्वितीय क्षेत्र में भी 2.5 जो बहुत कम है, जबकि सेवा क्षेत्र में 6.9% है। पिछले वर्ष से तो सभी ग्रोथ रेट कम है, किंतु ओवरऑल ग्रोथ रेट में जो हमारी जीडीपी 5% बढ़ी है उसमें मुख्य भूमिका सेवा क्षेत्र के द्वारा ही निभाई गई है। तो इससे हमें ये ध्यान पता चलता है इस स्लाइड को देख के कि हमारे पास एग्रीकल्चर सेक्टर और इंडस्ट्री सेक्टर में हमें थोड़ा और निवेश करने की जरूरत है, जिससे उनकी ग्रोथ रेट में वृद्धि हो और ओवरऑल देश की जीडीपी में भी ज्यादा अधिक ग्रोथ। अभी हमने देखा कि राष्ट्रीय आय की गणना की पहली विधि के अंतर्गत हम अर्थव्यवस्था को 8 क्षेत्रों में विभाजित करके ग्रॉस वैल्यू एडिशन बेसिक प्राइस पर कैलकुलेट करते हैं। अब दूसरी विधि है व्यय विधि। राष्ट्रीय आय की गणना की या जीडीपी की गणना की दूसरी विधि है व्यय विधि। इसके अंतर्गत हम घरेलू सीमा के अंदर सभी अंतिम वस्तुओं और सेवाओं के पर जितना व्यय किया गया है उसको जोड़कर जीडीपी एमपी की गणना करते हैं। तो इससे हम क्या हमारे पास वैल्यू आती है जीडीपी एमपी, दैट इज सकल घरेलू उत्पाद बाजार कीमत पर। इसका इक्वेशन हम इस तरीके से लिखते हैं, y इज इक्वल टू जी प्लस it is y is equal to c plus g plus I plus nx। y अर्थशास्त्र में हम y का अर्थ है आय या इनकम, तो यहाँ पर y डिनोट कर रहा है जीडीपी को। तो देश की आय किन चीजों को, जीडीपी किन चीजों को जोड़ के बन रही है, उससे पहला है सी निजी अंतिम उपभोग व्यय जो लोगों के द्वारा वस्तुओं और सेवाओं पर किया गया। जी का अर्थ है सरकारी अंतिम उपभोग व्यय, सरकार के द्वारा वस्तुओं और सेवाओं के उपभोग पर जो खर्च किया गया। उसी तरीके से सकल घरेलू पूंजी निर्माण जिसे निवेश हम के नाम से जानते हैं, आई
का अर्थ है इन्वेस्टमेंट, हिंदी में उसे कहेंगे निवेश। तो निवेश हमें बताता है कि कितना पूंजी निर्माण हुआ है। निवेश का अर्थ है पूंजी का निर्माण कितना हुआ, तो ये बता रहा है सकल घरेलू पूंजी निर्माण। और शुद्ध निर्यात, निर्यात और आयात के बीच का अंतर। तो इन सारे ही चीजों को हम जोड़ देंगे तो देश की जीडीपी की गणना होती है व्यय विधि से बाजार कीमत पर। हमने जो अलग अलग सेक्टर्स के द्वारा किया गया जो व्यय है उसको जोड़कर जब जीडीपी निकाली है तो इससे हमें क्या पता चलता है कि किस क्षेत्र के द्वारा सबसे अधिक योगदान किया गया है देश की जीडीपी में। इससे जैसे फॉर एग्जाम्पल हमारे यहाँ जो हाउस होल्ड या परिवार है, परिवारों के द्वारा सबसे अधिक व्यय किया जाता है। दैट मीन्स अगर हमारी जीडीपी 100 रुपया है तो उसमें से 60.2 रुपया जो है वो खाली परिवारों के द्वारा ही वस्तुओं और सेवाओं के उपभोग पर किया जा रहा है। तो इससे क्या पता चलता है कि हमारे देश में जो हम आत्मनिर्भर अर्थव्यवस्था है, एक तरीके से हम जितना बनाते हैं, जितना उत्पादन कर रहे हैं उसका 60% तो हम खुद ही उपभोग कर ले रहे हैं। इसका मतलब हम विदेशों पर अधिक निर्भर नहीं है। इससे यदि अगर अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कोई क्राइसिस आती है तो भी हमारे ऊपर उतना असर नहीं होता है। ऐसा नहीं असर नहीं होता, असर तो होगा ही, क्योंकि यहाँ पे एनेक्स भी इंक्लूडेड है, शुद्ध निर्यात भी इंक्लूडेड है। निवेश में बाहर से भी हमारे यहाँ निवेश आता है, फर्क पड़ता है। जैसे 2008 में जब यूएस में क्राइसिस आया था, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे जो क्राइसिस आया था हाउसिंग बबल की वजह से, उस समय हमारी जीडीपी नीचे आ गई थी 3.1% पर, लेकिन फिर भी ग्रोथ रेट 3.1% थी, मतलब फिर भी बढ़ रही थी। जबकि जो विकसित बड़े बड़े विकसित देश हैं उनकी जीडीपी नेगेटिव हो गई थी। दैट मीन्स पहले 100 रुपए थी उससे भी नीचे हो गई, जबकि हमारी 100 रुपए थी तो 100 से 103.1% हुई। दैट मीन्स ग्रोथ थी लेकिन ग्रोथ रेट कम हुई। क्यों? क्योंकि हमारा उपभोग अधिकतर हमारे खुद के द्वारा ही किया जाता है। अब नेक्स्ट स्लाइड में आप यहाँ देखेंगे किस तरीके से हमारे यहाँ उपभोग किया जा रहा है। इस टेबल में दर्शाया गया है कि हमारे देश की जीडीपी में मांग पक्ष के विभिन्न घटकों का कितना कितना योगदान है। टेबल 2019-20 में देखिए फर्स्ट एस्टिमेट दिया गया है, एडवांस एस्टिमेट। ओके, ऊपर जो आरई, पीई और एई दिया गया है दैट इज रिवाइज्ड एस्टिमेट, प्रोविजनल एस्टिमेट्स और एडवांस एस्टिमेट्स। ये हम तब डिस्कस करेंगे जब हम गवर्नमेंट बजट का चैप्टर पढ़ेंगे। फिलहाल यहाँ पे देखिए जो हमारी टोटल जीडीपी है तो उसमें सबसे ज्यादा किसका योगदान है, हम देख सकते हैं निजी अंतिम उपभोग व्यय, प्राइवेट कंजम्पशन जो है वो 60.2% है। दैट मीन्स अगर 100 रुपये की वस्तुओं सेवाओं को खरीदा जा रहा है हमारे देश में उत्पादित, तो उसमें से 60% चीजें तो हम स्वयं ही खरीद ले रहे हैं। इसीलिए ये बहुत बड़ा रीजन है कि हम अगर अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कोई क्राइसिस आता है, कोई संकट होता है, आर्थिक संकट उभरता है, तो वो हमारे ऊपर बहुत ज्यादा प्रभाव उसका नहीं पड़ता है। प्रभाव पड़ता है लेकिन फिर भी काफी हद तक नहीं पड़ेगा। जैसे पहले डिस्कस किया था कि 3.1% हमारी जीडीपी गिरी थी लेकिन नेगेटिव नहीं हुई थी। तो अगर हमारे देश में 100 रुपए की वस्तुओं और सेवाओं का निर्माण हो रहा है तो उसमें से 60 रुपए 20 पैसे की वस्तुएं तो हम और आप यानी कि निजी अंतिम उपभोग व्यय के रूप में खरीदी जा रही है। 11 रुपए 90 पैसे की वस्तुएं सरकार खरीद ले रही है और बाकी बचा हुआ और फिर 28.1% यानी कि 28 रुपए 10 पैसे की चीजें हमारे स्टॉक में वृद्धि हो रही है, जिससे हमारी उत्पादन क्षमता में वृद्धि हो रही है। जो विदेशी सेक्टर है दैट इज नेट एक्सपोर्ट्स, वो नेगेटिव में जा रहा है, दैट इज -2.8। इसका अर्थ है कि हमारे यहाँ निर्यात कम हो रहा है, दूसरे देशों के लोग हमारे देश की वस्तुएं कम खरीद रहे हैं और हमारे यहाँ आयात ज्यादा हो रहा है। दैट मीन्स तुलनात्मक रूप से हम विदेशी वस्तुओं को अधिक खरीद रहे हैं। लेकिन क्योंकि इसका प्रतिशत पूरे जीडीपी का एक बहुत थोड़ा सा भाग है, दैट इज -2.8% है, तो इसलिए उतना अधिक प्रभाव इस पर नहीं पड़ रहा है। तो यहाँ इससे क्लियर है, इस टेबल को देख के क्लियर है
कि हाँ विभिन्न घटक कौन कौन से हैं जिनको मिलाकर जीडीपी बन रही है और सबसे महत्वपूर्ण घटक कौन सा है। जैसा कि हमने देखा था इस टेबल में कि जीडीपी और जीवीए दोनों का डेटा दो प्राइसेस पर किया गया है, एक करंट मार्केट प्राइसेस पे और एक कांस्टेंट मार्केट प्राइसेस पे, या फिर करंट बेसिक प्राइसेस या कांस्टेंट बेसिक प्राइसेस। तो अब हम डिस्कस करेंगे ये करंट मार्केट प्राइस या कांस्टेंट मार्केट प्राइस क्या होता है। तो सबसे पहले देखते हैं करंट मार्केट प्राइस।